दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरी सास, ससुर और मेरे पति और एक छोटा देवर और एक ननंद रहते थे। मेरा देवर हर रोज़ एक नई फिल्म लेकर आता था, जिसे मेरी ननंद और वह अकेले बैठकर देखते। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, यह तुम्हारे देखने वाली फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी कि जो वह दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेली रहती थी। मेरा देवर और ननंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बातें करती थी। देवर जब भी रात को घर आता, कोई ना कोई फिल्म की सीडी ज़रूर लाता था और फिर मेरी ननंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था, जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी यह हरकत बहुत अजीब लगती थी। ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में चुपके देखी जाती थी? मैं सोचकर रह जाती थी। मैं कभी कभी सोचती कि इसके बारे में अपने पति से बात करूं। फिर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि कहीं मेरे पति यह ना समझे कि उनके भाई बहन से जलन कर रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती है। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही सबके लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखी अपने कमरे में ले आई। तब तक मेरे पति ने भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बेड पर बैठ गए थे। मैंने कमरे में आते हुए कहा, नाश्ता कर लो। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा तो मैं भी मुस्कुराई। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हाथ पर कैसा चोट है? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया था और मैं बताना भूल गई। फिर रात के खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामा ही अंदाज में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, छोटी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है। फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करती, तो मैं काम कैसे कहूँ? मेरे दिल में आई बात अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूँगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा, अभी आप नाश्ता करके आराम कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती थी वह थके हुए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेटे किचन में आ गई और मैं अपने कामों में लग गई। मैं अभी हॉल का झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर बैठी थी कि मेरी ननंद आई। भाभी, नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी ननंद की बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वह मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं कहती किससे? अगर अपनी सास कहती तो वह कहती कि मेरी बेटी से बहस कर रही है। मैं घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए चुप रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी ननंद के सामने रख दिया। तब तक मेरा देवर भी उठ गया था। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बनाकर दिया और अपने कमरे में आई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी,
क्योंकि मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी आंखों में से आंसू भर गए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया। वह किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, बिट्टू को कर देती। लाओ अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांध दी थी और साथ ही कुछ दवाई भी दे दी थी। हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी ननद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, यह बर्तन अब तक यही रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वह बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा देती हूँ और बर्तन समेटकर मैं रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है वरना चोट नहीं भरेगा। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। मेरे पति अपनी बहन को बिट्टू कहकर पुकारते थे। उनको शायद शुरू से ही आदत थी, वरना उनकी बहन कहीं से भी बिट्टू नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक तो छोटे छोटे बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी ननद मोबाइल चलाती हुई गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननद से कहा, यह बर्तन समेट कर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। वह गुस्से से अपने भाई की तरफ देखी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाना खाया है ना, तो बर्तन भी रख सकती थी। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे, ना ही बात करने की उन्हें तमीज़ थी। जबकि मेरी ननद और मेरे देवर के साथ मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे पति की मम्मी ने इन्हें ज़रूर कहीं से गोद लिया होगा या फिर मेरे देवर और ननद को। खुद ही सोचकर अपनी ही सोच पर हंसा देती थी। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई थी। मेरी ननद किचन में थी क्योंकि मेरे पति ने मेरे को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वह किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं, मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी ननद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरी ननद को कमरे में ना पाया तो आवाज़ देने लगा। फिर मेरी ननद ने आवाज़ लगाई तो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखे सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर का फ़ोन बजने लगा तो वह कोई सीढ़ी मेरी ननद को दिया और फ़ोन कान से लगाए घर से बाहर निकल गया। मेरी ननद ने खाना पकाते हुए वह सीढ़ी वही किचन में लगा दी। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर थी। मैं किचन में आ गई। मेरी ननद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बात करने लगी। वह मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ बात इग्नोर करती थी। मैंने उनकी नज़रों से बचकर वही सीढ़ी अपने पल्लू में छुपा ली। मैं किचन से बाहर निकलने लगी थी कि वह सीढ़ी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी ननद ने फ़ौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, यह सीढ़ी कहाँ से आई है? और वह सीढ़ी उठाए ताकि मेरी ननद को मुझ पर शक ना हो कि मैं इस पर और अपने देवर पर नज़र रख रही हूँ। यह मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी ननद ने झट से मेरे हाथ से वह सीढ़ी छीन ली
और जल्दी से वह सीढ़ी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सब ने खाना खा लिया तो मेरी ननद और मेरे देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में ही कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे की कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर पर फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी और पता ही नहीं चला कि कब आग लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई। फिर काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक हो नहीं जाता मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख ली और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति का कॉल आ गया। थोड़ी देर उनसे बात की, वह थके हुए थे, सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मेरी बहन ने मुझसे कहा, अरे दीदी बैठे रहो, यह काम तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूँगी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना जीजाजी क्या कहेंगे कि मेरी सास और साली ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया। और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी वही ऐसी ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती थी। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वह मुझसे मिलने आ गई। मेरी दोस्त मुझसे गले मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने उसे हॉल में रखी सोफे पर बैठने को कहा तो वह बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी। मेरी दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो भूल गई हो। मैंने कहा, आप बस यार, शादी के बाद इंसान घर की जिम्मेदारियों में बन जाता है। वह हंसते हुए बोली। दूल्हे भैया ने रोकने के लिए कैसे भेज दिया। किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वह तो इसका हाथ जल गया था, इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अभी उसे अपनी मम्मी की कहाँ याद आती है। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी अब बस करो। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, और खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों पुरानी बातों में घुल मिल गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक सुमन आंटी हमारे गांव में रहती थी, उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि सुमन आंटी ने जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे, किसी ना किसी से झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, हाँ यह सब बातें मुझे याद है, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक दिन सुमन आंटी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों का फोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि सुमन आंटी ने उसे देख लिया है तो उसने डरने की वजह सुमन आंटी को ही धमकियां देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को यह बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी सुमन आंटी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और उस लड़के ने गुस्से में घर छोड़ दिया। एक दिन सुमन आंटी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति से उनकी जो बेटी थी उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ कर ली। उनकी बेटी उसी वक्त से पागल सी हो गई है और वह लड़का तभी से फरार है। बेचारी सुमन आंटी बहुत रोती है। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई।
लेकिन मेरे दिमाग से यह बातें नहीं निकल रही थी। फिर मैं अपने दोस्त के साथ सुमन आंटी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी का पागल होना उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं उनके कुछ दिन पहले ही देखी थी। वह इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे प्यास लगी तो किचन में रखे फ्रिज से पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में जा रही थी कि मेरा देवर ननंद की कमरे के सामने से हुआ, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच मेरी ननंद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाज़ आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीरे थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि गिलास गिर गया है। मैंने कमरे में जाकर देखा तो मेरी ननंद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वह मुझे देखकर घबरा गई हो। उस कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी ननंद ने मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों हो, जाओ अपने कमरे में, मेरे देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीजी है। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। बैठी ही थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बात करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपनी दोस्त की बात घूम रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननंद और देवर भी कोई फोटो या वीडियो देखते हो, तभी तो मुझे नहीं आने देते हैं, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुप कर देखा जाए। लेकिन यह तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होगी। इन दोनों की आदत ही ऐसी हो, सबसे अलग रहने की, तभी वह दोनों मुझसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और इसीलिए यह मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैंने नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। ड्यूटी से उनके आने पर मेरी आँख खुली। मैंने अपने पति को चादर ओढ़ दी और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया तब तक मेरे पति भी उठ गए थे। मैंने साथ ही दोनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे कमरे में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो? तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन यह सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उन्हें उनके भाई और बहन के बारे में इतना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और ननद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीढ़ी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी कि क्या यह सब सच है या सिर्फ मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपने ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी,
बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाज़ा और एक लड़की नज़र आ रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चे थे। इन सब की उम्र 5 साल से 16 साल तक थी। उसमें लड़के लड़की दोनों थे और वह एक कमरे में पड़े हुए थे। इन्हें देखने से ही मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़कर यहाँ रखा हुआ है। इनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वह लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज़ मैं पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज़ सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो यह सब देखकर दंग रह गई थी। मेरा देवर और मेरी ननद इतने घटिया थे। वह इतना गिरा हुआ काम करते थे। लोगों के बच्चे पकड़ कर रखते थे। उनके पास किसी का फ़ोन आया, वह उससे बातें करने लगी। शायद बच्चे को दूसरे जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चे को मुंबई सप्लाई कर देगा ताकि दूसरे बच्चे को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज़ के कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई और सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे इन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में विचार करती रही। जब सुबह हुई तो कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? फिर मैंने डरते डरते सारी बात उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को यह सब झूठ लगा। उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक उपाय बनाया और उन्हें भी इस रात कमरे में लेकर छिप गई। सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली। मेरे पति तो इस वक्त उनके सामने आ गए और उन्हें अपने सामने देख मेरी ननद और देवर के होश उड़ गए, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने उनकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे देवर ने मेरे पति को मारने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया तो पाइप वहाँ मौजूद बिजली के तार में लग गया। मेरी ननद उसे बचाने दौड़ी तो उसे भी बिजली ने पकड़ लिया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने उन बच्चों को छुड़ा लिया और सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें अब 2 बच्चे भी हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें सच का साथ दिया, जिनकी वजह से मेरे देवर और ननद दोनों अपने किए की सज़ा भुगत चुके थे। इंसान कितनी ही होशियारी से गलत काम क्यों ना कर ले, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता है। इन दोनों ने ना जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ले ली थी जो आज इस हाल में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।